पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, जो टीजीटी के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया वो कर रहे थे। बायोलॉजी लगभग हमारी वैसे कंप्लीट हो चुकी है, एक दो चैप्टर जो हमारे रहते हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर कर रहे हैं बच्चों वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नई चैप्टर जो नया सिलेबस है हमारा उसके हिसाब से है, ये 5th लेक्चर रहेगा हमारा आज। तो अभी हम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स क्या हैं? देखो एलिमेंट्स हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें एक क्लासिफिकेशन कर रखा है, एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रखा है। कुछ मेटल्स हैं और कुछ क्या है, नॉन मेटल्स। हम उसमें क्या बताएंगे आपको, एक प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे कि भाई जिससे आप क्लासीफाई कर पाएंगे हाँ कि भाई ये मेटल है और ये क्या होंगे, ये नॉन मेटल्स होंगे। जैसे कुछ एलिमेंट्स आपने सुने हैं कि जैसे आयरन हो गया, Fe है, आप उसको मेटल बोलते हैं, एल्यूमिनियम है आप उसको मेटल बोलते हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये आप इनको क्या बोल देते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने मेटल्स में अगर आप देखें कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं, या फिर मैं दूसरे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी अगर मेरे पास मिल जाएंगे तो। ठीक है, देखो अगर आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों कि वहाँ पे हार्डनेस कैसी होगी, क्या है हार्डनेस, कि कौन हार्ड होता है और कौन हार्ड नहीं होता है। जनरली आपने क्या देखे हैं कि अगर हम यहाँ पे मेटल्स लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नॉन मेटल्स, तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। किसको छोड़ करके, आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं, किसको छोड़ करके, जैसे सोडियम हो गया बच्चों, या लिथियम हो गया आपके पास, पोटेशियम हो गया, ये क्या हो जाते हैं कि आप इनको ना जो चाकू होता है उससे भी कट कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये मेटल सॉफ्ट होते हैं। वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो भी सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स तो हार्ड हो गए, पर जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अगर आप एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म को छोड़ दें, जैसे डायमंड जो है वो काफ़ी हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है, पर वो एलिमेंट में नहीं आता, वो एलोट्रोप फॉर्म ऑफ द कार्बन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर आपसे बात किया जाए कि लस्टरस मेटल या नॉन मेटल कौन होता है, किस में लिखा जाए, लस्टर में। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा कि जो मेटल्स होते हैं सब आपको पता है कि उनका शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ये ज़्यादातर शाइनिंग होते नहीं है, किसको छोड़ करके, आयोडीन, जो आपको बिल्कुल लाइट पर्पल, जो वायलेट कलर जिसको आप बोलते हो, वो कलर उसका क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलता है आयोडीन। ठीक है, सब्लिमेशन नेचर भी शो करता है, मतलब सीधा सॉलिड से गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्टेट की बात करें कि किस स्टेट में होगा भाई, सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में, तो अगर जनरली आप मेटल्स की बात करेंगे तो ये मोस्टली सॉलिड्स हैं, किसको छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके, Hg को छोड़ करके वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ये सॉलिड में होते हैं, गैसियस में होते हैं, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ करके जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो ब्रोमीन का होता है। ठीक है, Br का कलर रेडिश ब्राउन होता है और लिक्विड फॉर्म में ये आपको मिलेगा। वैसे गैसेस फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, तीनों स्टेट मिल जाती हैं। मेलिएबिलिटी की आपसे बात की जाए, किससे, मेलिएबल, यहाँ लिख देते हैं मेलिएबल। ठीक है, अगर आप देखोगे कि इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल्स को आपने देखा है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, जो Ag है और Au है। ठीक है ना, ये मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस कहलाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों, नॉन मेलिएबल होते हैं, वो आप उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन है, उसको थोड़े शीट में कन्वर्ट कर दोगे, वो तो गैस है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। फिर आता है डक्टिलिटी, कौन सा है बच्चों, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब डक्ट में कन्वर्ट करना, ये यू है बच्चों। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब डक्ट में कन्वर्ट करना, वायर्स में जैसे कन्वर्ट करना। तो मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर अगर आप कंडक्टर्स की बात करें, किस चीज की, ये सब कुछ लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, पर शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। कंडक्टर्स,
कंडक्टर क्या होते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और हीट भी होते हैं, जिसमें आपको पता है एजी और कॉपर बहुत अच्छे क्या हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट हैं। पर जो अपना लेड है और मरकरी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बच्चों। कौन? पीबी, लेड और मरकरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। अब अगर आपको बात की जाए किस चीज़ की, कि जो नॉन मेटल्स हैं उसमें पुअर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। फिर डेंसिटी की बात की जाए बच्चों, किस चीज़ की डेंसिटी? आपको पता ही है कि डेंसर ज़्यादा कौन होते हैं? मेटल्स ज़्यादा डेंसिटी इनकी मिलेगी आपको, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कम होता है। ठीक है। और डेंसिटी में अगर एक्सेप्शन देखा जाए तो जो मेटल्स में पोटेशियम है और जो सोडियम है उनकी डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। ठीक है। सोनोरस की बात की जाए कि साउंड जो प्रोड्यूसिंग होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? सोनोरस। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, सोनो, जो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटल्स आप तब भी उनको हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, पर नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप मेटल्स के ऑक्साइड की बात करें बच्चों, किसकी? ऑक्साइड की, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है वैसे ब्रिटलनेस, क्या होता है? टुकड़ों में, जैसे आप हिट करते हो ना किसी चीज़ को और वो टुकड़ों में टूट जाए, ये प्रॉपर्टी किस में होती है? नॉन मेटल्स में होती है। मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं। ठीक है। अगर आप ब्रिटल की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो नॉन ब्रिटल होते हैं, यहाँ पे क्रॉस है, और नॉन मेटल्स जो होंगे वो ब्रिटल होंगे। मेटल ब्रिटल नहीं होते कि उन पे डेंट लग जाता है बच्चों, अगर आप उस पर स्ट्राइक करते हो तो उस पर डेंट लग जाएगा और टुकड़ों में नहीं टूटेगा, पर नॉन मेटल्स टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है। चलो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है। एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक मिनट, जो सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसका एक्सेप्शन ही है बच्चों, गैलियम और सीजियम। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो होता है वो बहुत कम होता है, कि आप अपने हाथ पे भी रखेंगे ना, जो हथेली है वहां पे भी ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, गैलियम और सीजियम वाला। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टी हमें करनी है, हाँ, कि मेटल और ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है। ठीक है। पेन कहाँ गायब हो गया? ये रहा। अब देखो, एयर के साथ अगर आप कंबाइन करते हैं, एयर में क्या है, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ की गई, कॉपर ऑक्साइड वहां पे बन जाता है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ की गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि एल्यूमिनियम जो है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जनरली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। मतलब कायदे से तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए था और बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, पर यहाँ पे ये बेस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। पर जो एल्यूमिनियम होता है और जिंक होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं बच्चों। कैसा है? जैसे लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो अपना कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। ये कैसे है? बहुत एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। देखो, ये यहाँ पे ये एसिड आ गया तो ये बेस बन जाता है, यहाँ बेस हो गया तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड बन जाता है, तो ये दोनों के जैसे बिहेव करते हैं, जिसको आप एम्फोटेरिक बोलते हो। अगर आपने एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया? AlCl3 बन गया प्लस H2O बन गया। Al2O3 को NaOH के साथ किया तो यहाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आप इसको बोलते हो, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे लिखा गया NaAlO2। ठीक है, ये यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, अगर आपको ध्यान रखना है तो। ठीक है। देखो, अगर आप सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन पानी के साथ करते हैं, जैसे ये नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है,
अगर आप सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, O2 के साथ करते हैं या पानी के साथ करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, तो वो फटाफट क्या है, जो फायर है उसको कैच कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे आग लग जाती है। ठंडे पानी के साथ कर लोगे तो भी आग लग जाएगी। ये नहीं है कि आप एनर्जी दे रहे हैं भाई गर्म पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, नहीं, वो वैसे भी मतलब ऑक्सीजन के साथ या फिर पानी के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट कराओगे, क्योंकि अपना नेचर में भी तो, एटमॉस्फेयर में भी तो मॉइस्चर होता है ना, तो पानी तो वहां पे भी है, तो उसके साथ रिएक्ट करने पे भी वो फायर को कैच कर लेता है। इसी वजह से उसको केरोसिन में क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर करके रखा जाता है, किसको, सोडियम को और पोटेशियम को, किसमें, केरोसिन में। ठीक है, तो ये बात पूछी जाती है, आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये डिफरेंट एक्टिविटी और ये कैच फायर, ये सब कुछ, ये कैप्टेमर्स इन दी केरोसिन ऑयल, ये वाला सारा पैरा यही बता रहा है। ठीक है, और जैसे जो और मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये यहाँ पे लिखे हुए देखो, ये रहे, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। इनके ऊपर बच्चों एक लेयर ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, एक लेयर ऐड हो जाती है ऑक्साइड की ही, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये, फर्दर जो उनकी ऑक्सीडेशन होने नहीं देता, फर्दर वो, जैसे हमारे पास बर्तन है, मान लीजिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का जैसे कुकर है, अब उस पे ऑक्साइड लग गया, ठीक है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, अब लोहे का तो नहीं बना सकते ना, उसका तो ऑक्सीडेशन होता रहता है और वो पूरे मेटल को खा जाता है कि बिल्कुल खराब हो जाता है लोहा। ठीक है, पर यहाँ पे एक क्या है कि मेटल है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उस ऑक्साइड की, ठीक है, कि फर्दर वो उसको ऑक्सीडाइज होने ही नहीं देती। ठीक है ना, अगर आप किसकी बात करते हैं कि आयरन है, उसको आप बर्न नहीं कर सकते हैं हीटिंग की उसमें, पर जो आयरन फिलिंग्स हैं उसको आप बड़े अच्छे से बर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हायर हीटिंग होगी तो ये तो है कि आप आयरन को पिघला सकते हैं, वो अलग है, बट नॉर्मल हीटिंग में जो आयरन फिलिंग्स, क्योंकि आप पाउडर, एनोडाइजिंग आपको याद रखना है बच्चों, एनोडाइजिंग क्या होता है प्रॉपरली अगर आपको बताया जाए तो, एल्यूमिनियम पे जो ऑक्साइड इसका जमा होता है वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है एल्यूमिनियम के लिए, क्या बना देता है, एल्यूमिनियम के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अगर आप एल्यूमिनियम की, मान लीजिए एक रोड बना दी गई है और इस पे ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे लेयर बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, लेयर बन जाएंगी ऑक्साइड की। अब इसको आप जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, एक मिनट, तब आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो रोड होती है उसको आप एज अ एनोड यूज करते हो, क्या यूज करते हो, एज अ एनोड, क्योंकि एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, वहाँ पे एनोड एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड जो बन जाती है उस रोड को वहाँ पे यूज करते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस तब आपने की H2SO4 की, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन जो होता है वो फर्दर एल्यूमिनियम की रोड के साथ रिएक्ट करता है और वो फिर से एक लेयर बना देता है, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसके जो आप ये लगाइए कि वो जो लेयर वहां पे क्रिएट हो गई है वहां से उस एनोड से एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो इतना अब इनर्ट हो जाता है कि वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की एक बहुत बढ़िया सी लेयर वहां, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है उसकी लेयर बहुत बढ़िया से वहां पे बन गई है। ठीक है, फिर उसको अट्रैक्टिव फिनिशिंग दे के अच्छा सा हो करके फिर उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, इसको आप एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर आप फर्दर अगर आप देखते हो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जिंक और किसका होता है, एल्यूमिनियम का, फिर आप मेटल्स की रिएक्शन करें अगर पानी के साथ तो कई एक कैटेगरीज बन जाती हैं अपने आप में ही, तो वो आपको अभी देखना है। ठीक है, अभी वही मैं आपको बता रही हूँ, अरे पेन, हाँ, मेटल्स है, मान लीजिए यहाँ पे मेटल्स हैं, मेटल्स का क्या है, अगर जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करें कोल्ड H2O के साथ, उसमें कौन कौन आ जाता है कि उनको गर्म होने की भी जरूरत, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, वो फिर भी रिएक्ट कर जाते हैं, जिसमें सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, और जो अगर आप किसमें गर्म पानी के साथ करते हैं जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, और H2O के साथ अगर आप करेंगे तो जिसमें Mg आ जाएगा बच्चों, और जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फ्लोट करते हैं,
पानी के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ना, तो वो प्रेशर लगाती है। तो बर्तन है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे आपको फ्लोट करते हुए घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि H2 के बबल वहां पे काफी ज्यादा हो जाते हैं, H2 गैस वहां पे काफी ज्यादा हो जाती है। जो रिएक्ट नहीं करते उसमें लेड आता है, कॉपर आता है, AU आता है और AG आता है। ये अभी अभी मैंने बताया था कि कॉपर आ जाता है, AU आ जाता है, AG आ जाता है और PB आ जाता है। ठीक है। फिर क्या है, जो स्टीम के साथ, मतलब स्टीम में क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है, एनर्जी होती है, तो वो कौन कौन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। ये तब रिएक्ट कर पाते हैं किसके साथ, पानी के साथ। तब आप इनको स्टीम देते हैं, एनर्जी देते हैं। कुछ रिएक्शन करके देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखी भी हुई है कि पोटेशियम है, तब आप उसकी पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे तो ऑक्साइड बन रहा था, पर पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। और H2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, H2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और हीट बाहर निकलेगी। ठीक है। सेम आप सोडियम के साथ भी H2O NaOH बन जाएगा, H2 और हीट एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी। कैल्शियम और H2O यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग लाइम बोला जाता है इस फॉर्मूले को, और प्लस में H2 गैस यहाँ से बाहर निकलने वाली है। ठीक है। फिर अगर आप जो मेटल्स हैं उनकी अगर किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बच्चों वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। पर जिसमें कॉपर, Ag, Hg, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले। ठीक है। AU भी आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। जैसे Fe है, प्लस में HCl है, तो यहाँ पे FeCl3 और साथ में क्या निकल जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे H2SO4 होता तो FeSO4 बन जाता, FeSO4 बन जाता। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और साथ में क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है। अब क्या है, अगर आप क्या करें कि मेटल की अदर किसी मेटल सॉल्ट के साथ आप रिएक्शन करते हैं, तो ये हमने कल वाले जो पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी किया था कि वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाली, हाँ, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है। जैसे आपके पास Fe है, CuSO4 है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटल की अदर मेटल सॉल्ट के साथ, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू कॉपर, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि कॉपर का, ऐसे मान लीजिए आयरन का बर्तन है, क्या उसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जो बर्तन लेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। सॉल्यूशन में जो कंपाउंड होना चाहिए वो मोर रिएक्टिव, क्योंकि अगर बर्तन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस का हुआ तो वो सॉल्यूशन में से उस सब्सटेंस को क्या रिप्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। तो सॉल्यूशन तो हो मोर रिएक्टिव का और बर्तन हो लेस रिएक्टिव का, तब चीज स्टोर की जा सकती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखो, मोस्ट रिएक्टिव में सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक है बच्चों। ये सीरीज आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो, अगर आप ये भी आपको बता देते हैं कि कॉपर, Hg, Ag और Au, इनको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना बच्चों। देखो, हाइड्रोजन यहाँ आ गई, हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन की। ठीक है। अब बात याद रखने की ये है कि भाई ये जो एलिमेंट होगा वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है। कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप मतलब क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है। देखो, आप कुछ मैंने वैसे तरीका भी एक, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो 12th की या कोई भी ऐसी सीरीज मिलेगी ना, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वहां पे मैंने याद करने का तरीका भी बता रखा है इसका, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है।
अब फिर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो आप मेटल विद नॉन मेटल अगर आप रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे आपके पास Na है, मेटल है, क्लोरीन है, नॉन मेटल है, तब ये रिएक्ट करते हैं तो बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता है और NaCl जैसे बना है, ठीक है। ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सुनना भी ध्यान से। वैसे आपको मैंने बोला नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप ये सारा टेलीग्राम पे आप देख लेना। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर के मिलेंगे। सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बच्चों। सॉलिबिलिटी किस में होगी, पानी में होगी, पर केरोसिन पेट्रोल इनमें आपको नहीं मिलेगी सॉलिबिलिटी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर किस में, अपनी मोल्टन स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो ही गई होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है आयनिक कंपाउंड की यहाँ पे भी, ठीक है ना, दिख रही है ना। ये फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई और ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। अब ये है अक्रेंस ऑफ दी मेटल्स कि कैसे कैसे अक्रेंस है नेचर में मेटल्स की। तो क्या है, एक तो मिनरल वर्ड होता है बच्चों और एक क्या होता है, और वर्ड होता है। जो आप एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरल तरीके से अपने नेचर में मिलते हैं, नेचुरल तरीके से ही अर्थ क्रस्ट पे, उसको आप मिनरल कहते हो। और क्या हो जाती है, मिनरल में किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम ये कहते हैं भाई इस मिनरल में ना आयरन बहुत ज़्यादा है, तो वो ओर ऑफ द आयरन हो जाएगी। अगर ये कहते भाई इसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा है तो वो ओर ऑफ द गोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे मिनरल और ओर में आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे भी आपको दिखा देते हैं, जैसे ऊपर भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम तक, ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जिंक से लेके बच्चों मरकरी तक, ठीक है, यहाँ मरकरी नहीं लिखा गया, आप लिख भी सकते हैं। जिंक से लेके और आगे मरकरी तक, यहाँ पे आपको कार्बन का यूज करना पड़ेगा रिडक्शन के लिए। मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में ये मिलेंगे आपको। लेस रिएक्टिव क्या होते हैं, जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, Ag और Au, जो सेपरेटली लिखे हुआ है, यहाँ पे आप Hg लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको बच्चों एक तो कुछ ओर्स के नाम याद रखने हैं। जैसे एक तो आपके पास एल्यूमिनियम की जो ओर है बॉक्साइट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है। पेन कहाँ है, मेरी यही प्रॉब्लम हो गई है, पेन कहाँ है देखो अभी बॉक्साइट, बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला होता है वो पूछा जाता है, Al2O3 और डॉट 2H2O। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, वन नहीं दो होते हैं, Al2O3, इसी से आप याद रख लेंगे ये बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट ऐसे याद रखो ना, बॉक्सर दो में ही फाइट होगी, एक अकेला बॉक्सर खुद को थोड़े मारेगा, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान रखना चाहें, जैसे मरकरी की आपसे कई बार पूछ ली जाती है, मरकरी की क्या होती है बच्चों, सीने बार होती है, HgS होती है सीने बार, एक मिनट, सीने बार HgS आप इसको बोलते हो। ग्लेना है जो बच्चों, ग्लेना ये होती है लेड की, PbS। कैल्शियम की जैसे लाइमस्टोन है, CaCO3 होती है। कैलेमाइन जो होती है बच्चों, क्या है कैलेमाइन, कैलेमाइन ये जिंक कार्बोनेट है। रॉक सॉल्ट NaCl होता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट होंगी ना वो मैं आपको, जो चार्ट्स है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम जो मेन अपना काम है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, नहीं तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये तो आपको याद ही करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, ओर है। सबसे पहला स्टेप आपका एनरिचमेंट ऑफ द ओर, आपको उसको मेटल की फॉर्म में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा। फिर वहां से मेटल को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये आपके काम रहेंगे, ठीक है।
सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन बोला गया है, और की क्या कर दोगे आप, कंसंट्रेशन कर दोगे। फिर क्या करना है, कौन किस किस तरीके में क्लासिफिकेशन है, मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले हैं जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ही होगी। फिर जो रिएक्टिविटी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं उसकी कार्बोनेट और होगी, जिसकी जो प्योरिफिकेशन होगी वो कैल्सिनेशन से होगी, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और। सल्फाइड और है तो रोस्टिंग की जाएगी, ये टीजीटी साइंस में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करोगे कि रोस्टिंग करोगे, तो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन ही होगा। अब जो मेटल लो रिएक्टिविटी के साथ हैं उनका क्या होगा, सल्फाइड और है, रोस्टिंग कर दोगे फिर मेटल मिल जाएगा, फिर उसकी फर्दर रिफाइनिंग कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोस्टिंग, मान लीजिए सल्फाइड और है या अपना कार्बोनेट और है, मान लीजिए ZnS था, ये रोस्टिंग से जेड, एक मिनट, ZnO में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसकी रिडक्शन कर दी जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन को हटा लिया जाएगा, मेटल मिल जाएगा, फिर उसकी प्योरिफिकेशन कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो कैल्सिनेशन होता है बच्चों, इसमें आप ये कहिए लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और सी से कम, आप यहाँ पे याद रखने के लिए कि कम ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, रोस्टिंग तब आप करोगे तो वहां पे एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग की जाती है। फिर कुछ वर्डिंग आती है बच्चों, एक गैंग होता है, क्या वर्ड है, गैंग, जो कि कंटामिनेटेड जो ओर्स होती हैं जहाँ पे हायर इम्प्योरिटीज है, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, जो वो चीजें मिलती हैं तब आप उसको क्या बोलते हैं, ये रहा, एक मिनट, ये रहा गैंग। ठीक है, पता लग गया ना, तो वहां से उस चीज को हटाया जाता है। रोस्टिंग मैंने अभी बता ही दिया, हाईली हीटिंग की जाती है और एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंस वहां पे होगी तब की जाती है। ठीक है, पहले एनरिचमेंट करोगे देन नेक्स्ट करोगे। जैसे HgS है, सल्फाइड और है, तो बताइए आप क्या करेंगे, फिर से मेरा पेन गायब है बच्चों वैसे। ठीक है, HgS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे मतलब रोस्टिंग कर रहे हो, हीट करोगे HgO में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से SO2 गैस बाहर चली गई। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना बच्चों, अब यहाँ इसको हीट कर दोगे, सिर्फ मरकरी और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसे आप मेटल बाहर निकालते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये है, इसको सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं बच्चों, जो अपने आप से ये कर लेता है। कॉपर सल्फाइड और थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में SO2। पर यहाँ पे प्योरली कॉपर ऑक्साइड नहीं होता बच्चों, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड भी प्रेजेंट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें मिलती हैं, तो देखो कॉपर ऑक्साइड और Cu2S, तो ये क्या बन जाता है, SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और सिर्फ कॉपर बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मैं वो वाला करके दिखाती हूँ कैल्सिनेशन वाला, अब वो देखो, जिंक कार्बोनेट है, क्या कर दोगे, यहाँ पे आप इसको हीट ही करना है नॉर्मल, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, फिर हीट कर दोगे सिर्फ जिंक बच जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा बाहर। या फिर क्या किया जा सकता है, रिडक्शन किया जाएगा, जैसे जिंक ऑक्साइड था ना आपके पास, उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक, और यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर क्या की जाती है बच्चों, रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग में आपको कॉपर वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये वाला मैंने बताया ना, अभी कार्बन के साथ की जाएगी, ये वाली अभी लिखवाई है ना, एक ये वाली रिएक्शन बच्चों जिसको आप थर्माइट रिएक्शन बोलते हो, ये बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, कि आप मेन जो चीज है ना, उसने पूछा था इनमें से कौन सी मतलब टीजीटी में इनमें से कौन सी थर्माइट रिएक्शन नहीं है। थर्माइट रिएक्शन में क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उसको हीट किया जाता है, नॉट हीट किया जाता है जनरली, थोड़ा सा उसमें आप उसको हीटिंग थोड़ा बहुत होगी, उसको एल्यूमिनियम को जैसे MnO2 के साथ रिएक्ट किया गया है, तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होगा, वो Al2O3 में कन्वर्ट होगा और बहुत बहुत ज्यादा हीट वहां से बाहर निकलती है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारी चीजें जैसे क्रैक आ जाती हैं, लोहे की चीजें हैं, तो उनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग में ये थर्माइट रिएक्शन काम आती है। वेल्डिंग में थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट क्योंकि बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल रही है, तो थर्माइट रिएक्शन की पहचान क्या है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस में हीट,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम मत बनाइएगा, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वही थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये देखो ये रही, दिस रिएक्शन इज, ये बहुत काम की है बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ओके, समझ में आ गया होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? रिफाइनिंग की बात कर रहे थे। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये यहाँ पे बता देते हैं आपको। आपने क्या किया कि एक आपके पास एनोड है और एक आपके पास क्या है बच्चों? कैथोड है। आप मान लीजिए कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की? कॉपर की कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो कैथोड लेते हो आप, वो प्योर कॉपर की बनी हुई लेते हो। क्या लेते हो? प्योर कॉपर होती है कैथोड, प्योर कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट का। यहाँ इम्प्योर कॉपर है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे चलेगी अभी। तो देखो यहाँ किस में टूटेगा? Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? कोई एनोड पे एनायन जाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके पास देने के लिए तो है ही नहीं, सल्फर तो अपनी +6 में है, तो इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या देगा? ठीक है, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ क्या शुरू हो जाता है कि जो इम्प्योर कॉपर है ना, यहाँ से वो कॉपर फॉर्म में कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऐसे निकलना शुरू हो जाता है इस रोड से मेल्ट होके। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। और कैटायन अब किसकी तरफ मूव करेंगे? इस सॉल्यूशन के भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और जो इस रोड से आ रहे हैं एनोड से, वो भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, वो ये जो प्योर कॉपर है इसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। एनोड तो पतली हो जाएगी और जो कैथोड है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो आप ये लगाइए कि जो इम्प्योरिटीज हैं जो यहाँ से, क्योंकि इम्प्योर कॉपर था ना ये, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि कॉपर तो जाना शुरू हो गया था, तो वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको एनोड मड बोला जाता है। और ये एनोड मड भी काम किए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सिल्वर या गोल्ड मिल जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज में कॉपर की में सिल्वर या गोल्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग है वो यहाँ पे आपने की है। ठीक है, फिर आपको कोरोजन पता होना चाहिए। कोरोजन मतलब कि तब मेटल कोरोड हो जाते हैं किसी आप बाहर रख देते हैं मेटल्स को, एक्सपोजर हो जाता है उसका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ, तो तब वहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आप जानते हैं कोरोजन ऑफ आयरन को आप रोस्टिंग बोल देते हो, रोस्टिंग नहीं, ओहो, रस्टिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? रस्टिंग, जो कि पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दोनों की प्रेजेंस होनी जरूरी, अकेले ऑक्सीजन से नहीं होगी, अकेले पानी की वजह से नहीं होगी। सिल्वर मैंने बोला ब्लैक हो जाता है H2S की प्रेजेंस में। ठीक है, कॉपर की अगर आप बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाती है बच्चों, उसकी वजह से वहां पे एक ग्रीन कोट बन जाता है। देखो, मॉइस्ट कार्बन जो डाइऑक्साइड CO2 होती है, उसकी वजह से वहां पे एक ग्रीन कोट बन जाता है, और जो कॉपर कार्बोनेट वहां पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ग्रीन कोट वो कुछ ऐसे होता है, कॉपर कार्बोनेट होगा और साथ में हाइड्रोक्साइड भी आपका वहां पे मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको मिलेगी। कोरोजन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जो स्टील को या आयरन को कोटिंग कर दी जाती है जिंक के साथ, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या? जिंक की कोटिंग तब कर देते हैं अपना स्टील और किस पे बच्चों? आयरन पे, जिसको आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। या फिर आप एलोय फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। क्या है? एलोय फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ ये सारा ही दे रखा है और मैं आपको अभी बता देती हूँ। एलोय क्या है? तब आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। एलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, याद रखें। क्या है? बोलो मेरे साथ। होमोजीनियस मिक्सचर है दो मेटल का या उससे ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपके पास स्टील है। स्टील क्या होता है? स्टील होता है बच्चों आयरन। आयरन क्या लिख रही हूँ मैं? Fe प्लस में आप निकल और क्रोमियम ले सकते हो, निकल प्लस में क्रोमियम। ठीक है, ये स्टील बन जाता है। ब्रास क्या होता है बच्चों? ब्रास होता है आपके पास कॉपर और जिंक। ब्रोंज क्या होता है? कॉपर और टिन। ठीक है,
फिर जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड होता है। सोल्डर, टिन, Sn+Pb 50-50 होता है। और फिर एमलगम होता है, मरकरी के साथ किसी भी मेटल को मिला देते तो एमलगम बन जाता है। ठीक है ना।